हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान टेक्नोलॉजी बरहनी चंदौली। आज हम क्लास 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए अब समझते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, कैसे इसका परिभाषा बनता है। आइए, जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैव है और प्रौद्योगिकी। जैव मीन्स होता है जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीकी। इस तरह कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव विज्ञान का उपयोग ही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है। पुराने जमाने से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग डबल रोटी बनाने में, अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। इसी उपयोगिता के आधार पे दो तरह के बायोटेक्नोलॉजी को बांटा गया है। नंबर 2, पहला है पुराना जैव प्रौद्योगिकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे सेवाएं उत्पादन प्रक्रियाएं जिसमें सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। नेचुरल एबिलिटी का उपयोग करके खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उस तकनीक को किस कैटेगरी रखा गया है, पुराना जैव प्रौद्योगिकी। जबकि नए जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थों या अन्य पदार्थों के उत्पादन में, जो मानव के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस तरह ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हुआ, जिसमें सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। जबकि न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। आइए समझते हैं क्या आधार है। देखिए, डीएनए है, सेंट्रल डोग्मा का ये सीक्वेंस है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं क्या हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यदि जिस तरह का डीएनए होगा उसी तरह आरएनए बनेगा, आरएनए जैसा रहेगा वैसा प्रोटीन बनेगा। यदि हम डीएनए के अंदर कुछ बदलाव कर दें तो इस तरह का डीएनए मॉडिफाइड डीएनए होगा, और इस तरह के डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा वो भी क्या होगा, मॉडिफाइड आरएनए होगा। और यदि मॉडिफाइड आरएनए है तो प्रोटीन के अंदर भी क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। इस तरह के बदले हुए को वांछित प्रोटीन कहेंगे, जो मानव के विकास के लिए उपयोगी है। यही जो बदलाव की तकनीक है वही बेस बनती है क्या, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और भी कुछ नए तकनीकी खोज हुई है जो इसके अंदर समाहित है। पहला है टेस्ट टू बेबी परखनली टिश्यू। इस तरह की प्रक्रिया उन महिलाओं या उन जोड़ों के अंदर परफॉर्म की जाती है जिन महिलाओं के अंदर गर्भाशय ठहराव नहीं रह पाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं, लैब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवा का क्या मिलन कराते हैं। मिलन के बाद जब जायगोट बनता है, जायगोट को या एम्ब्रियो को फिर हम लोग क्या करते हैं, महिला के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहते हैं। यह भी न्यू बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है। अगला है जीन का संश्लेषण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। डीएनए टीका का निर्माण करते हैं, जो डीएनए टीका क्या करते हैं, हमारे लिए अनेक बीमारियों में रक्षा करता है। आखिरी में आता है क्या, हम लोग डिफेक्टिव जीन है उससे कई बीमारी हो जाती हैं, उस डिफेक्टिव जीन को भी हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग दूर कर सकते हैं। यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ है, उन्होंने क्या किया था, ओल्ड और न्यू जो कॉन्सेप्ट थे उनको मिलाकर के परिभाषा बनाया था। क्या था, नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, जीवों की कोशिकाओं, उनके अंग और उनके अंदर पाए जाने वाले आणविक पदार्थों के समायोजन को ही हम बोलते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। ये तो हो गए आपके परिभाषाएं। अब आते हैं सिद्धांत। यहाँ दो तरह के तकनीक हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में अपना महान योगदान देते हैं। क्या उसमें सिद्धांत भी छुपा है। नंबर 1 है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।
इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसके अंदर कुछ बदलाव ला देते हैं। बदलाव लाने के बाद हम उसको किसी भी जीव के अंदर डाल देते हैं। अब वह जीव क्या करेगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। उसके अंदर क्या होते हैं, वांछित कैरेक्टर अपीयर होंगे, वांछित गुण दिखाई पड़ेंगे जो मानव के लिए क्या है, उपयोगी है। इट मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए आरएनए को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करने के बाद हम लोग उसको किसी जीव के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। जो गुण उस डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ में रहेगा वही गुण उस जीव में प्रदर्शित होगा जो मानव के लिए उपयोगी है। दूसरा जो ब्रांच है रासायनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल कंडीशन में, लैब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सूक्ष्म जीव जिससे मानव के लिए उपयोगी है, उस सूक्ष्म जीव या यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं, उस कल्चर मीडिया में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद उन्हीं सूक्ष्म जीवों से या यूकैरियोटिक कोशिकाओं से हम लोग प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, वैक्सीन इत्यादि का निर्माण करते। अंतर समझ में आया। पहले जो क्या था उसमें रूपांतरित जीन को ही हम कर जीव में डालते हैं जिससे उनके बदलाव आता है। दूसरे में हम लोग क्या कल्चरिंग करते हैं कि उसको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सके। ये है दो तकनीक। अब आइए पढ़ते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकलात्मक विकास। कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सिद्धांत कैसे डेवलप है, क्या पहले विचारधाराएं थी, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के बाद आनुवंशिक सूचनाओं को क्या परिरक्षित होती है। आनुवंशिक सूचनाएं ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है तो संतति में नए गुण आते हैं, नई विभिन्नताएं आती हैं जो क्या करते हैं, मानव समाज के लिए या वातावरण के लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। इसी गुण के आधार पे पहले के जो थे परंपरागत संकरण विधियों को इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक क्या करते थे, प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग के दौरान कुछ हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। हाइब्रिडाइजेशन करने के दौरान हमें जीव में क्या होते थे, नए नए लक्षण उत्पन्न होते थे। इस दौरान क्या करते हैं, अनेक जीवों का मतलब आपस में संकरण कराया जाता। उच्च क्वालिटी के जीवों को हम लोग पहले इसमें सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद उनके अंदर संकरण कराया जाता था, हाइब्रिडाइजेशन कराया था, तो उस जो उनके बच्चे उत्पन्न होते थे उनके अंदर नई खासियत आ जाती थी। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वांछित गुण को उत्पन्न करते थे। लेकिन इसकी एक डिमेरिट थी, कमी थी कि इस प्रक्रिया के दौरान वांछित गुण भी बच्चों में ट्रांसमिट हो जा रहे थे और अवांछनीय गुण भी बच्चों में ट्रांसमिट हो जा रहे थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए तब एक ब्रांच बना बायोटेक्नोलॉजी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जिस जीन को हमको जिस गुण को प्राप्त करना था वैसे जीन को उस जीव में ट्रांसमिट करते हैं और नए गुण वाले जीवों को प्राप्त करते। ये है आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकलात्मक विकास। एक क्वेश्चन आता है कि विजातीय जीवों में एलियन डीएनए का क्या भविष्य है। यदि हम लोग क्या करते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि किसी जीव में गुण को परिवर्तित करना है तो हम उसके अंदर कुछ जीन डालेंगे जिसके अंदर उसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ये हुआ कि जब हम उसके अंदर जीन डालेंगे तो भाई जीनों की संख्या कैसे बढ़े, विजातीय जीवों में या होस्ट सेल में उनकी संख्या कैसे बढ़े। नॉर्मली जब एलियन जीन जो अवांछित जीन है जब उनके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमको वांछित जीन की संख्या को बहुत ज्यादा प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के लिए जब हम एलियन जीन को किसी विजातीय होस्ट सेल में डालते हैं तो उसके अंदर उसका क्या होता है, गुणन नहीं होता है। जब वो एलियन डीएनए उसके क्रोमोसोमल डीएनए से जुड़ेगा तब वो रिप्लिकेट करेगा, अपने संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि उस होस्ट के क्रोमोसोम में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। उसी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के वजह से जो एलियन जीन जो डाला गया था उनकी संख्या क्या होती है, संतति में और उनके अंदर बढ़ती। इस तरह एक जीन डालते हैं तो हमको
हजारों जीन प्राप्त होता है, इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। एक जीन को डाला गया, डालने के बाद हम लोग क्या किए हैं, हजारों जीन प्राप्त करते हैं। अब इस जीन को जहां डालना होगा, जिस जीव में डालना होगा वहां डाल करके वांछित गुण प्राप्त कर लेते हैं। अगला हम पढ़ेंगे क्या, कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। इसके लिए सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिड डीएनए, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनेगा इसके बारे में सबसे पहले हर्बर्ट बॉयर थे और स्टैनले कोहेन ने 1972 ईस्वी में सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिड डीएनए का निर्माण किया। इसके लिए क्या क्या जरूरत चीज होगी, नंबर 1 है आपका प्लाज्मिड, नंबर 2 चाहिए आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे आणविक चाकू भी बोलते हैं। थर्ड है डीएनए लाइगेज चाहिए। फोर्थ है होस्ट सेल, जिसके अंदर इसको प्लाज्मिड क्या होता है समझिए, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, उसका आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या है यह, क्या है, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की पावर होता है। इसी प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डीएनए को क्या करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए या क्लोनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्लाज्मिड है आपका, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ साइट्स होते हैं। उसमें एक साइट्स है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट उस प्लाज्मिड के लिए क्या करता है, रेजिस्टेंसी प्रदान करता है। जिस एंटीबायोटिक के लिए उनके अंदर गुण है, उस जीवाणु को उस एंटीबायोटिक से ये बचाता है। इसको हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं। इस प्लाज्मिड को ये मान लीजिए हम बाहर निकालिए, इसके अंदर क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी, उसको हम डिटेल करेंगे। अब ये आपके प्लाज्मिड हो गया। इधर हम प्राप्त कर लिए हैं क्या, एलियन डीएनए, जिसको हमको क्या करता है, संख्या को बढ़ाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, इससे हम पहले प्लाज्मिड को काट लेंगे। काट लिए, फिर इस एलियन डीएनए को भी हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लेंगे। और जो सुटेबल होगा उसको ले जाकर के इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे। किसकी वजह से, डीएनए लाइगेज की मदद से। ये बोन की तरह क्या होता है, उनको आपस में चिपका देते हैं। अब ये जो नया बना हुआ डीएनए है, इसे हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये लगा हुआ क्या आपका है, एलियन जीन, जिसके अंदर वांछित गुण है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सुटेबल होस्ट में डालते हैं।
इन्होंने सबसे पहले जिस प्लाज्मिड का प्रयोग किया था वो साल्मोनेला टाइफिमुरियम जीवाणु था, उसी से ये प्लाज्मिड प्राप्त किए थे। अब इसे सुटेबल होस्ट है ई कोलाई के अंदर हम डाल देते हैं, और इस ई कोलाई के अंदर डालने के बाद मान लीजिए डाल दिया गया है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से जो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए है एलियन डीएनए के साथ रिप्लिकेट करेगा और प्रोजेनी में जाएगा, जिससे संख्या क्या हो गई, एलियन डीएनए की बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोनिंग। इस आइए अब हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सबसे पहले है कि आपका इंजाइम्स। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के दौरान इंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। 1963 ईस्वी में ई कोलाई जो जीवाणु था उससे दो तरह के एंजाइम को प्राप्त किया गया। क्या नाम था, नंबर 1 न्यूक्लियेजेज और दूसरा था क्या, डीएनए मेथिलेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज से इसकी सुरक्षा करते थे। समझिए पहले न्यूक्लियेज क्या है। न्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काट देता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, इन्फेक्ट करा दिया। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसके अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियेज है। ये न्यूक्लियेज क्या करेगा, इस डीएनए को काट देगा, अर्थात इसको उसके शरीर में सर्वाइव करने नहीं देगा। इस तरह यह बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई की सुरक्षा करता। अगला है डीएनए मेथिलेज। एक क्वेश्चन उठता है कि यदि न्यूक्लियेज जो है वो किसी भी डीएनए को काट सकता है तो क्यों नहीं ई कोलाई के आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए उसको क्यों नहीं काटता है, एक क्वेश्चन उठेगा। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, सबसे पहले जानिए जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वो किसी निश्चित स्थान पे ही क्या करेगा, डीएनए को काटेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे डीएनए मेथिलेज एंजाइम है, उस डीएनए में मेथिल ग्रुप को जोड़ देता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेथाइलेशन। मेथाइलेशन के बाद जो एंजाइम है न्यूक्लियेज वो डीएनए के निश्चित स्थान को पहचान नहीं पाता। रिकॉग्निशन साइट जो है जहां से डीएनए काटना है उस मेथाइलेशन के वजह से उस स्थान को पहचान नहीं पाता। इस तरह वह स्वयं के डीएनए को काटता नहीं है। तो कह सकते हैं जो दो तरह के एंजाइम जो आइसोलेट किए गए थे ई कोलाई से, न्यूक्लियेज और डीएनए मेथिलेज, वो बैक्टीरियोफेज से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये क्या है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब आते हैं न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज दो तरह के न्यूक्लियेज होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। हम जानते हैं न्यूक्लियेज का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए को काटना होता है। जो एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए है वो जब डीएनए काटेगा तो छोर पे काटेगा, चाहे इधर काटेगा चाहे इधर काटेगा। जबकि इंडोन्यूक्लियेज है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, वो एक रेस्ट्रिक्शन साइट एक निश्चित स्थान से ही डीएनए को बीच में से काटेगा, इसीलिए इंडोन्यूक्लियेज जिसे कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब आणविक चाकू कहते हैं, जो डीएनए को काटने में मदद करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज हुई थी किसने किया, लिन एवं अर्बर ने 1963 ईस्वी में किया था। कैसे किया था, उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरियोफेज किसी ई कोलाई पे अटैक करता है, अपना डीएनए ई कोलाई में डाल देता है,
उस समय बाद देखा गया कि उसके अंदर डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का सर्वाइव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहा था? क्योंकि ई कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस वो डीएनए को काट देता था, इससे उसका सर्वाइवल रेट घट जाता था और ई कोलाई को इन्फेक्शन से बचा। मॉलिक्यूलर सीजर जो है, जिसे हम इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहे हैं, उनका मुख्य कार्य दो है। नंबर 1, वो डीएनए में रिकॉग्निशन साइट को, एक निश्चित स्थान को पहचानेंगे जहां से उनको काम करना है। नंबर 2, काटना, और दोनों स्ट्रैंड को एक निश्चित स्थान पे वो काटते हैं। क्या हुआ? 2 कार्य। फर्स्ट है कि वो रिकॉग्निशन साइट को पहचानेंगे, नंबर 2 डीएनए को काटेंगे। आइए देखते हैं अब इसका नॉमेनक्लेचर है, नामकरण कैसे हुआ है। ये एग्जांपल हम दिए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया है इको R1। इसका जो कैपिटल ई जो है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो पहला लेटर होता है वो क्या है? जीनस होता है। जैसे कि ये जो ई कोलाई कहां से निकाला गया है? इसेरिचिया ई कोलाई RY13 से निकाला गया है। इसका जो पहला है, ये जीनस है, इसका पहला लेटर लिया गया है ई, और जो स्पीसीज का 2 लेटर लिया गया है को, ई हो गया फर्स्ट जीनस लेटर, ये 2 हो गया क्या? स्पीसीज लेटर हो गए। ये जो आर है वो स्ट्रेन की वैरायटी है, कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है यहाँ पे? RY13 स्ट्रेन है, वैरायटी। जबकि 1 जो है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ई कोलाई से कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकलेंगे, जो पहली बार निकाला गया उसको नाम फर्स्ट, जो उसी दूसरी बार निकाला है तीसरी बार, उसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड नाम दिया गया है। ये है नॉमेनक्लेचर। अब आता है इंडोन्यूक्लियस, जो होते हैं डीएनए को एक निश्चित स्थान पे काटते हैं, उस स्थान को रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। वह जो रिकॉग्निशन साइट होता है वो कितनी लंबाई होता है? 4 से लेके 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है। बेस पेयर माने एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, ये होते हैं, इन्हीं को बेस पेयर बोलते हैं। ये कितना लंबा हो गया? 4 से 6 लंबाई हो सकती है रिकॉग्निशन साइट्स की। जब आपके इंडोन्यूक्लियस जब किसी रिकॉग्निशन साइट पे डीएनए को जब काटेगा तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में काटता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस जो आगे से पढ़ने पे पीछे से पढ़ने पे क्या एक समान हो, उसे पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे मलयालम है, तो इधर से पढ़ेंगे तब पर भी एक, इधर से पढ़ेंगे तब पर भी। इसी तरह जहाज है, आगे से पढ़ेंगे एक, इधर से भी पढ़ेंगे तो एक। लेकिन डीएनए केस में ऐसा नहीं है। डीएनए में केस में 2 स्ट्रैंड का बना होता है, एक स्ट्रैंड 5 से 3 होता है और एक 3 से 5 प्राइम में होता है। तो 5 से 3 जो सीक्वेंस पढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये आपका 5 से 3 है, 3 से 5 है, डीएनए काट दिया गया है। ये सीक्वेंस है आपका क्या है? पैलिंड्रोम्स। यहीं से क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं से काटेगा। क्या है सीक्वेंस? GAA, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन। इधर से गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन। इधर से पढ़ने पे और इधर से पढ़ने पे क्या एक, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आइए अब हम पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन है? टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकेंड है, टाइप हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं और वहीं पे कट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे जो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट है जो डीएनए काटेगा, ये मान लेते हैं पूरा पूरा डीएनए है। ये जो नीले रंग से बॉक्स बना है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, एक निश्चित स्थान है जहां से एंजाइम काटेगा। लेकिन टाइप जो फर्स्ट है वो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 1000 बेस पेयर दूर, चाहे इधर चाहे इधर, कितना 1000 बेस पेयर दूर यदि काटता है तो उस तरह के एंजाइम को बोलेंगे टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत?
तीसरा समझते हैं, टाइप थर्ड है, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 25 बेस पेयर दूर काटेगा, डीएनए काटेगा, लेकिन कहाँ काटेगा, ये 1000 बेस पेयर दूर काटेगा, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 1000 बेस पेयर दूर, साथ में एटीपी का इस्तेमाल करेगा, जबकि टाइप थर्ड जो 25 बेस पेयर दूर काटेगा, यह भी एटीपी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में इन दोनों का इस्तेमाल नहीं। अब आता है टाइप सेकेंड, ये जो जब भी डीएनए काटेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के में ही काटेगा, इसमें एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए बायोटेक में इसका इस्तेमाल करते। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था, हिंद सेकेंड खोजा गया था, जहां कहां से, कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वो 6 नाइट्रोजन बेस पेयर लंबा होता। अब हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए काटेंगे तो दो तरह के छोर बनाते हैं, एक चिपचिपे छोर स्टिकी एंड, एक ब्लंट एंड बनाते। पहला देखते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड में क्या होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थोड़ा सा दूर काटते हैं, बीचों बीच नहीं काटते, किनारे। जैसे यहाँ देखिए ये जो नीले रंग से बना है, ये मान लीजिए फॉरेन डीएनए है, जबकि ये मान लीजिए प्लाज्मिड, काले से जो बना है वो प्लाज्मिड है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सेम रेस्ट्रिक्शन है, दोनों में काम करेगा, प्लाज्मिड के लिए भी काम करेगा और बाहरी डीएनए के लिए भी काम करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए जो स्टिकी एंड बनाना होता है तो इको R1 क्या करेगा, जी और ए के बीच में यहाँ काटा, और इसी तरह जी और ए के बीच में यहाँ काटा। काटने से क्या होगा, ये आपका गायब हो जाएगा, चला जाएगा दूर, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये आपका अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा ये एंड हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए प्लाज्मिड में, यहाँ भी क्या वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में काटेगा, ए और जी के बीच में काटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्टिकी एंड बन जाता है। ये दोनों स्टिकी एंड आकर के आपस में जुड़ेंगे किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन वो डीएनए लाइगेज की मदद से क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाए, इस तरह हाइब्रिड डीएनए बन जाता है। इको R1 ही है स्टिकी एंड बनाता है, एक तरह से ये बाम H है, यह भी स्टिकी एंड बनाता है। दूसरा है ब्लंट एंड, ये सेंटर में काटा जाता है, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर में काटते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये बीचों बीच टी और ए के बीच में काटा, कौन, इसका फर्स्ट है, यहाँ काटा टी और ए के बीच में, यहाँ ए और टी के बीच में काटा। काटने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे स्टिकी एंड बन जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रोग्राम हम करेंगे क्या, प्लाज्मिड डीएनए में करेंगे। ये फॉरेन डीएनए काट करके इसको ऐसे अलग कर दिया, ये स्टिकी एंड नहीं हुआ, और इसी तरह प्लाज्मिड वाले डीएनए काट करके ऐसा बना दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग उसको स्टिकी बनाने के लिए लिंकर्स का प्रयोग करेंगे। लिंकर्स में टर्मिनल ट्रांसफरेज की मदद से पॉली ए जोड़ा जाएगा या पॉली टी जोड़ा जाएगा। यहाँ देखते हैं हम, ये आपका है फॉरेन डीएनए, यहाँ पे हम लोग पॉली ए के नाम पे ए जोड़ दिया, और टर्मिनल ट्रांसफरेज की मदद से यहाँ पे टी 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 जोड़, ये दोनों के एक तरह से पूरक हुए। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी 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 TGA, ये आपका आकर यहाँ से ए टी, ये जुड़ जाएगा, इस तरह ये हो गया क्या, हाइब्रिड। इधर जो काला वाला पोर्शन है वो फॉरेन डीएनए का, उधर क्या है आपका प्लाज्मिड। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आप क्या करते हैं, हाइब्रिड डीएनए का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।